प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आपके पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1 को लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आप पाठ 5 के सरकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अध्याय 5 सरकार। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सरकार छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करेगी। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सरकार निःशुल्क पोशाक व पाठ्य पुस्तकें देगी। मध्याह्न भोजन की राशि में वृद्धि करेगी सरकार, इत्यादि। ऊपर के वाक्यों में बार बार सरकार शब्द का जिक्र हुआ है, परंतु प्रश्न है सरकार क्या है, सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए इस पाठ में इन प्रश्नों के उत्तर का पता लगाते हैं। इस तरह आप ऊपर दी गई अखबारों की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची तैयार कीजिए। क्या सरकार का काम बहुत विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। सरकार ने दाल के दाम तय किए। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया। सांप्रदायिक ताकतों से कड़ाई से निपटेगी सरकार। 15,000 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली सरकार। साहेबगंज में गंगा नदी पर बनेगा पुल। सभी देशों को विभिन्न निर्णय लेने और कार्य करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय अस्पताल, सड़कें और स्कूल आदि का निर्माण, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना अथवा बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करना जैसे विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती है। उदाहरण के लिए देश में गरीबी की मदद करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई कार्यक्रम संचालित हैं। इसके अलावा वह डाक एवं रेल सेवाएं चलाने जैसी अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं। सरकार का काम देश के सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि आने पर मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार ये सब काम कैसे करती हैं और सरकार को ये कार्य करना क्यों जरूरी है? जब लोग साथ रहकर काम करते हैं तो कुछ आवश्यक निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। इसके लिए सरकार के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। सरकार के अंग: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य
भी करती है। उदाहरण के लिए संसद और विधानमंडल। कार्यपालिका यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। न्यायपालिका कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य न्यायपालिका करती है। यह कानून की रक्षा के साथ उनमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय। सरकार के स्तर इस तरह आपने पढ़ा कि सरकार अपने अनेक प्रकार के कार्यों को करती है। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार इसका इंतजाम कैसे करती है? वास्तव में सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का अर्थ गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर पर का तात्पर्य जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर काम करती है, जैसे कि झारखंड या मेघालय की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस कक्षा में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय स्तर पर सरकार किस तरह अपने कार्यों का संपादन करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कार्यों के बारे में जान सकेंगे। सरकार के प्रकार। कोई भी सरकार अपने कार्यों के लिए फैसला लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कैसे प्राप्त करती है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है उस देश में किस तरह की सरकार है। लोकतंत्र में सरकार को यह शक्ति जनता से मिलती है। सरकार का गठन लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। चुनाव के दिन लोग अपने पसंद के नेता को अपना मत देकर चुनते हैं। लोकतंत्र में किसी भी सरकार को उन आधारों को बताना होता है जिस पर वह अपने निर्णय लेती है और जनता के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाती है। उसे यह सफाई देनी होती है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इस तरह के सरकार में राजा या रानी ही सारे निर्णय लेती है। उनके पास सरकार चलाने की पूरी शक्ति होती है। राजा या रानी के पास सलाहकारों की एक मंडली होती है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने का शक्ति राजा या रानी के पास ही रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें इस बात की सफाई भी नहीं देनी पड़ती है कि उनके निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए गए। इस प्रकार की सरकार का उदाहरण नहीं के बराबर मिलता है। एक अलग तरह की सरकार का उदाहरण मिलता है जिसमें किसी राष्ट्र का शासक
समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को अपने हाथ में लेता है। इस प्रकार के शासक को तानाशाह कहा जाता है और राष्ट्र तानाशाही राष्ट्र कहलाता है। तानाशाही सरकार में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक के हिसाब से सरकार चलती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत संघर्ष किए। विश्व के कई अन्य देशों में भी लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने में काम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दिए बिना कोई भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो सकती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। प्रारंभिक दौर में केवल पढ़े लिखे और धनी पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में इन गिने चुने पुरुषों के द्वारा बनाए गए नियमों से ही देश को चलाया जाता था। भारत में भी स्वतंत्रता से पहले बहुत ही कम वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार था। इसीलिए भारतीय जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई अन्य नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। 1931 ईस्वी में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूँ कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। गांधी जी के इस कथन का प्रभाव यह पड़ा कि पूरे देश में वोट देने का अधिकार पुरुषों तथा स्त्रियों को समान रूप से मिला। विश्व में कहीं भी किसी सरकार ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति जनता को नहीं दिया। पूरे यूरोप में और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार को कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष हिंसात्मक और अहिंसात्मक दौर से गुजरा है। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला।